गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और क्लास स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे आज का परिसंचरण। परिसंचरण में जो जो छूटा है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी लोग तेजी से आ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ये करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, बहुत सारे टॉपिक। दोहरा परिसंचरण और ईसीजी क्या होता है। पिछले क्लास में मैं कुछ ईसीजी के बारे में बताया था, ठीक है। ईसीजी क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे। दोहरा परिसंचरण क्या होता है उस पे चर्चा करेंगे। और हृदय में विकृतियां, हृदय में कौन कौन सा रोग होता है उस पे चर्चा होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास अपनी। देखिए, मैं आपसे बताया था कि हृदय जो होता है भैया वो 4 चैम्बरों में बटा होता है। क्यों जी, पता है ना? हम आपको बताए थे कि हृदय जो होता है बेटा कितने चैम्बरों में, 4 चैम्बरों में बटा होता है। हृदय का आकार कैसे होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसे होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूं, सुनना ध्यान से। हमने बताया था कि जो हृदय होता है वो कैसे होता है। आकार में आ जाओगे तो कहता है आकार कैसे होता है, तो कह रहा बंद मुट्ठी के आकार का ना। कैसे? बंद मुट्ठी के आकार, बंद मुट्ठी के आकार का, ठीक है। दूसरा नंबर, भार कितना होता है? मैंने बताया था कि भार 300 ग्राम होता है। फिर मैंने बताया था इसकी लंबाई कितनी होती है, तो मैंने कहा लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। फिर मैंने कहा चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई मैंने कहा 6 सेमी होती है। फिर मैंने बताया था कि इसकी मोटाई क्या होती है, क्योंकि मोटाई का मतलब इस खोखली, एक खोखला मसाल अंग होता है, तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। चौड़ाई 9 से 6 सेंटीमीटर होता है। और हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है, तो मैंने आपको बताया कार्डियोलॉजी में। किस में बेटा? हृदय का अध्ययन किस में होता है, तो मैंने आपको बताया हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, ठीक है ना, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। देखिए, हृदय मैंने बताया कि 4 चैम्बर में होते। कितने चैम्बरों में? 4 चैम्बरों में हृदय बटा होता है। देखिए, मैंने कहा कि हृदय जो होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसे होता है? बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और हृदय को 2 भागों में बांटा जाता है। बीच से एक सल्कस जाती, सल्कस मतलब होता है खांच, ठीक है ना। ये हृदय खांच बोलते हैं, इसे कोरोनरी सल्कस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी सल्कस या हृदय खांच बोलते हैं। तो ये है हृदय खांच। क्या है? हृदय खांच। तो हृदय खांच जो होती है वो हृदय को 2 भागों में बांट देती है, एक ऊपर एक नीचे, है ना। एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले मैंने बताया, ऊपर वाला अलिंद होगा। क्या होगा? अलिंद होगा। और नीचे वाला जो होगा वो निलय होगा, ठीक है ना। नीचे वाला क्या होगा? निलय, निलय होगा। 2 बात आपको बताए थे। तो बताया गया कि ऊपर वाला जो भाग होगा अलिंद और नीचे वाला जो भाग होगा वो निलय होगा। तो यहाँ पे 2 बात है, ये अलिंद और निलय 2 भागों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार मैंने कहा कि जो बीच है, ठीक है, 4 चैम्बर में कैसे, यहां से अलिंद के बीच से एक सल्कस कोरोनरी तक आती है, हृदय खांच तक। तो इस तरह अलिंद 2 भागों में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट ना। अलिंद जो है दाएं और बाएं भागों में बढ़ जाता है, दाएं और बाएं भागों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार यहां तक खांच आती है, जिसे इस खांच को हम कहते हैं अलिंदी खांच, ठीक है ना। ये अलिंदी खांच होती है। इस तरह ये 4 चैम्बरों में बढ़ जाता है। फिर मैं आपको बताया कि यहाँ पर 1 2 3 कपाट यहाँ पे लगे होते हैं, 2 कपाट यहाँ पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट की मैंने बात किया था कि इसमें हृदय में 2 वल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट लगे होते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हृदय का कुछ आकार ऐसे होता है। और अभी हम लोग इसमें दोहरा परिसंचरण में चलेंगे। दोहरा परिसंचरण में इससे पहले मैं बता देता हूं ईसीजी। ईसीजी क्या होता है इस पे आप फोकस करें, ठीक है। देखो,
ईसीजी जब कभी कोई इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, कोई बीमार व्यक्ति होता है तो आप टीबी उबी में जरूर ऐसे देखे होंगे भैया कि जब है ऐसे ऐसे कुछ चलता रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है। का इसे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सुनो, तो ये क्या क्या बताता है? इसमें 3 तरंगे होती हैं। 3 तरंगे कौन कौन से होती हैं? एक जो होती है इसमें PQRS, ठीक है, और T होती है। क्या आती है? एक P होती है, QR और SC, और यहाँ पे T। 3 तरंगे यहाँ पे होती है, ठीक है। 3 तरंगे जो होती है ये बताती है किसको? ये संकुचन और प्राकुचन को बताती है। क्या बताती है? हृदय के संकुचन और प्राकुचन को बताती है। जैसे P तरंगे जो होती है ये क्या बताती है? अलिंद के संकुचन को बताती। किसके? अलिंद के संकुचन, ठीक है ना, अलिंद के संकुचन को बताती है। QRS जो होती है सम्मिलित तरंगे होती है, ठीक है, ये सम्मिलित होती है। और T जो तरंगे होती है वो निलय को बताती है, निलय, ठीक है ना। ऐसे ये बताने का काम करती है। तो ऐसे ये चलता रहता है। अगर सीधा हो जाता है तो मनुष्य देखो डेड हो जाता है, मतलब हृदय से कोई तरंगे नहीं निकलती है, ठीक है। तो ऐसे कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। अब हम लोग आते हैं दोहरा परिसंचरण। देखिए, दोहरा परिसंचरण क्या होता है, पूरा डिटेल से इसको पहले समझो। ये मैं कह दिया कि ये है दोहरा परिसंचरण। मतलब क्या? सुनो, मतलब दोहरा परिसंचरण कहता क्या है? तो कहता है कि मनुष्य के शरीर में ब्लड पहुंचने से पहले हृदय में 2 बार घूमता है। कैसे घूमता है? सुनिए, कहता है कि रक्त जो है शरीर में जाने से पहले, यहां पे लिख देता हूं, रक्त शरीर में जाने से पहले हृदय में 2 बार होकर घूमता है। पहली बार कैसे घूमता है? पहली बार अशुद्ध रक्त के रूप में, अशुद्ध रक्त के रूप में। दूसरी बार शुद्ध रक्त के रूप में, ठीक। तो कहा गया कि रक्त शरीर में जाने से पहले हृदय से 2 बार घूमता है। तो इसे हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण। एक पहली बार अशुद्ध रक्त के रूप में और एक शुद्ध रक्त के रूप में। देखिए कैसे घूमता है, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए यहां पे देखिए, ये बायां ये दायां, ठीक है ना, बायां और दायां 2 भाग है। ये जो भाग है ये दायां भाग है, दायां, और ये है दायां, ये है बायां, ठीक है, और ये है निलय बायां, ठीक है ना, निलय बायां। तो यहां पे आ जाओ, दायां और बायां भाग। जो बायां भाग है इधर हमेशा शुद्ध रक्त होता है। इधर क्या होता है? शुद्ध रक्त। यहां पे सुनना, दाएं तरफ, हृदय के दाएं तरफ अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। दोनों बात बहुत फोकस से याद करिएगा। दाएं तरफ हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, बाएं तरफ हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। सुनो, मैंने बताया कि जब ये सिस्टोल और डायस्टोल होता है, हृदय जब सिस्टोल और डायस्टोल करता है, सिकुड़ता और फैलता है, तो मैंने कहा है
क्रम से सिकुड़ता है, मतलब अलिंद सिकुड़ता है तो निलय फैलता है। जब बेटा अलिंद सिकुड़ता है तो इसका ब्लड निलय की ओर ये त्रिवर्णी कपाट और दो वर्णी कपाट से होकर चलाता है। साथ में शुद्ध और अशुद्ध रक्त आता है। सुनो कैसे। ये त्रिवर्णी कपाट दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच लगा होता है। ध्यान से देखना, दायां अलिंद और दाएं निलय के बीच, जबकि द्विवर्णी कपाट बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच लगा होता है। दाएं अलिंद दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है, बाएं अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, सुनो। जब ये सिकुड़ता है, कौन सिकुड़ता है? जब अलिंद सिकुड़ता है उसी समय निलय फैलता है। जब अलिंद सिकुड़ता है तो निलय फैलता है, ये बात याद रखना। अलिंद सिकुड़ा, निलय फैला। जब अलिंद सिकुड़ा तो पूरा ब्लड कहां पे आया? निलय में आया, यहां पे भर गया। ठीक है, यहां पे आ गया। जब ये फैलता है तब इसी समय, जब ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, इसी समय यहां से ब्लड और यहां से ब्लड कहां पे आता है? अलिंद में आता है, दोनों तरफ से। सुनिए, यहां पे आ जाओ। ये जो होता है ये निलय से महाधमनियां और महाशिरा निकलती है। ठीक है, देखिए ध्यान से। दोहरा परिसंचरण क्या है? दोहरा परिसंचरण में कहता है कि 2 बार शरीर में रक्त पहुंचने से पहले ये निलय से, ये धमनी है, सुनना, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन कुछ ऐसे धमनी जो अशुद्ध रक्त बहता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको पूरी बात, धमनी देखिए इधर से ये शुद्ध रक्त ऐसे बहा, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में आया, सुनना, शरीर में आया, शरीर से फिर आगे गया। अशुद्ध रक्त देखिए, अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच, अशुद्ध रक्त ये धमनी में बहा, ये भी धमनी होगी। ठीक है ना, धमनी में शुद्ध होता है, लेकिन ये पल्मोनरी धमनी है। ये सीधा सीधा धमनी कहां जाती है? ये धमनी जाती है सीधा सीधा लंग्स में, फेफड़ा में। सुनना ध्यान से, ये मान लो लंग्स है, लंग्स से फिर ऐसे आ गया, ये लंग्स है, फेफड़ा। ठीक है, ये है फेफड़ा, ध्यान से सुनना, ये फेफड़ा। ठीक है, तो देखिए कहता है अशुद्ध रक्त, क्या? अशुद्ध रक्त। देखिए अशुद्ध रक्त ऐसे धमनी से निकल करके अशुद्ध रक्त कहां पे जाता है? फेफड़े में जाता है। किस में जाता है? फेफड़े में जाता है। सुनना, फेफड़े में गया अशुद्ध रक्त और यहां से शुद्ध होकर के फेफड़े से फिर आता है हृदय में, कहां पे? अलिंद में, बाएं अलिंद में। तो देखिए यहां पे दाएं निलय से अशुद्ध रक्त निकल करके फेफड़ों में जाता है। किसमें? फेफड़ों में जाता है और वहां से शुद्ध होकर के फिर अलिंद में, बाएं अलिंद में आता है। फिर यहां देखो शुद्ध होता है, अब यहां पे CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो ऑक्सीजन आ जाता है तो ये शुद्ध हो जाता है। अब यहां से फिर पंपिंग करेगा और ये फिर आएगा धमनी में और फिर पूरे बॉडी में फैल जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा और शरीर से निकल करके एक नलिका ये सीधा सीधा कहां पे आएगी? हृदय में आएगी। देखना, ये कहां पे आएगी? हृदय में। ठीक है, ये देखो, तो ये देखिए, ये यहां से स्टार्ट करें। अशुद्ध रक्त निकला, कहां पे गया? फेफड़े में। एक बार फेफड़े से फिर हृदय में आया, फिर गया बॉडी में। ठीक है, बॉडी से फिर गया हृदय में, अशुद्ध के रूप में एक बार गया, देखो हृदय में, फिर आया, फिर शुद्ध के रूप में, तब शरीर में आया। यानी शरीर में पहुंचने से पहले जो रक्त है वो हृदय से 2 बार घूम जाता है, इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। जैसे यहां पे आ जाओ, अगर मैं कह दूं, देखिए ना ध्यान से, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, जो अभी मैंने बताया, ये हृदय है, ये क्या है? बीच में हृदय है। देखो, हृदय से
देखिए इधर शुद्ध रक्त बहता है, इधर क्या होगा, शुद्ध रक्त, ठीक है ना। ये हो जाएगा बाएं ना, बायां, तो ये हो जाएगा इधर शुद्ध रक्त, ठीक है। और इधर जो नीला है ये हो जाएगा अशुद्ध रक्त। देखो नीला की तरफ अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। देखो हृदय से, ये हृदय है, हृदय से यहां से नीले से एक नलिका निकलती है, ये धमनी होती है जिसे महाधमनी बोलते हैं या पिष्ट महाधमनी। देखो ये शुद्ध रक्त को लेकर के कहां पे आती है, ये बॉडी में आती है, ये शरीर के अंग है, ठीक है ना, ये शरीर में आती है। शरीर से शिरा निकलती है, हृदय से जो नलिका निकलती है वो हमेशा धमनी होती है, और अंगों से निकलकर जो हृदय में जाती है वो शिरा होती है। तो यहां देखो ये वाला जो भाग है ये शिरा है, ये क्या है, शिरा है। क्यों शिरा है, क्योंकि ये किससे निकलती है, शरीर के अंगों से निकलती है। तो ये शरीर के अंगों से निकल करके अब ये अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय में आती है। कहां पे आती है, हृदय में आती है, ठीक है ना। कौन कौन हृदय में, राइट ना, दाएं एट्रियल में, देखिए RA दाएं एट्रियल और राइट वेंट्रिकल, तो दाएं अलिंद में आ जाती है। अब यहां से पंपिंग किया, फिर से ये ब्लड अशुद्ध के रूप में कहां पे जाती है, फेफड़ों में। फेफड़ों से देखो शुद्ध होती है, फिर आता है हृदय में, ऐसे ये चलता रहता है। तो देखो हृदय में शरीर ये है, शरीर से ब्लड निकला, शरीर से ब्लड निकला हृदय में आया अशुद्ध के रूप में, फिर अशुद्ध पंपिंग किया, फिर गया फेफड़ों में, फिर ऑक्सीजन मिला, फिर आया हृदय में, फिर पंपिंग हुआ, फिर आया शरीर में। तो शरीर में पहुंचने से पहले ये क्या करती है, हृदय से 2 बार घूमती है, एक शुद्ध के रूप में और एक अशुद्ध के रूप में। तो इसे ही हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण, ठीक है ना, समझ में आया ना, इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण। एकदम आराम से समझिए, बहुत प्यार से। दूसरी बात, इसमें 2 अपवाद है, फुसफुस महाशिरा, फुफ्फुस महाशिरा और फुफ्फुस धमनी, 2 चीज यहां पे समझिएगा, ठीक है ना। ये है फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। एक पॉइंट आप करेंगे नोट करके कि भैया धमनी जो होती है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ये बात आपको पता हो, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुस धमनी, ये जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। ये कहां से निकलती है, हृदय की दीवार से निकल करके फेफड़ों में जाती है। मैंने धमनी की डेफिनेशन बताया कि धमनी उसे मानेंगे जो नलिका हृदय से निकल करके अंगों तक जाए, वो होता है धमनी। और या तो कह दूं कि जो रक्त को लेकर के हृदय से अंगों तक जाए उसे कहते हैं धमनी। चाहे वो शुद्ध रक्त लेके जाए भैया, चाहे तो अशुद्ध रक्त ले जाए, इससे मतलब नहीं ना, ठीक है ना। चाहे शुद्ध रक्त लेके जाए और चाहे अशुद्ध रक्त लेके जाए, इससे मतलब नहीं ना, लेकिन हम उसे कहेंगे धमनी। तो यहां पे देखो ये जो है, यहां से निकली ये धमनी अशुद्ध रक्त लिए रहती है। और देखो फेफड़े से एक नलिका निकल करके हृदय आती है, तो फेफड़े से निकल रहा है तो ये शिरा होगा, ठीक है ना। अंगों से, शरीर के अंगों से जो निकलेगी वो शिरा होगा, तो इसे कहते हैं फुफ्फुस शिरा। और इसमें अपवाद है, इसमें शुद्ध रक्त रहता है। देखिए ये शिरा है, ये भी शिरा है, शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये 2 अपवाद है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग अपवाद के रूप में मानेंगे कि ये 2 अपवाद है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलें भैया, यहां पे आ जाओ। परिसंचरण की विकृतियां, परिसंचरण में यानी हृदय में कुछ गड़बड़ी होती है, बीमारियां होती हैं, विकृतियां होती हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। परिसंचरण की विकृतियां, क्या क्या विकृतियां हैं, ठीक है। देखिए
उच्च रक्तदाब, अति तनाव, हाइपरटेंशन, ठीक है ना। जिसे इंसान कहते हैं ना कि रक्तदाब बढ़ गया, ठीक है, रक्तदाब बढ़ता है, ठीक है, घटता है, तो इससे विकृतियां होती हैं। तो देखिए कौन कौन से विकृतियां होती हैं। कहता उच्च रक्तदाब, अति तनाव, ठीक है, हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। देखिए कह रहा अति तनाव रक्तदाब की अवस्था वह अवस्था है जिनमें रक्तचाप समान 120/80, ये रक्तदाब जो है सामान्य है, ठीक है ना। रक्तदाब जैसे ईसीजी में बगल में देखते तो ये लिखा रहता है 120/80, ये सामान्य अवस्था में है 120/80, ये सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है ना, ये सिस्टोल अपॉन डायस्टोल, सिस्टोल सिकुड़ना फैलना, ठीक है। 120/80 जो होता है रक्तदाब अगर है तो सामान्य अवस्था है, अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में आएगा। हाइपरटेंशन में तनाव, उच्च रक्तदाब, अगर कम होगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो देखिए कहता है कि 120/80 से अधिक होता है तो इस मापदंड में 120 मिलीलीटर में मरकरी दाब को प्रयुक्त पंपिंग दाब 80 मिलीमीटर Hg को अनुशीतलन या विराम काल सहज रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि सहज रक्तदाब 120/80, यदि किसी रक्तदाब बार बार मापने पे 140 से 90 हो जाए, ठीक है ना, 120/80 होना चाहिए रक्तदाब, अगर ये बढ़ करके 140/90 हो जाता है तो इसका मतलब कि हाइपरटेंशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हाइपरटेंशन। देखो 140/90 या इससे अधिक होता है तो ये अति तनाव प्रदर्शित करता है, मतलब हाइपरटेंशन को प्रदर्शित करता है। या उच्च रक्तदाब हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। अगर हाइपरटेंशन में आ गया तो क्या होगा, हृदय की बीमारियां इंगित करने लगेगी, हृदय में बीमारियां होने लगेगी, ठीक है। तथा अन्य महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, वृक्क और अंग प्रभावित होता है। हाइपरटेंशन होगा तो साथ ही साथ किडनी भी प्रभावित होगी, ब्रेन भी प्रभावित होगा और बहुत सारे अंग प्रभावित होंगे। तो हाइपरटेंशन तो गलत है ना भाई, हाइपरटेंशन गलत है, ज्यादा तनाव लेना भी गलत होता है। अब देखो जैसे हमने कहा कि 120/80 जो होता है ये नॉर्मल है, ठीक है, ये रक्तदाब नॉर्मल है। जब इससे ज्यादा हो जाता है मतलब 140/90 हो जाता है तो हाइपरटेंशन है। अगर 100/60 आ जाए, 100/60 आ जाए तो ये हाइपोटेंशन है। इसमें भी लोग बीमार होते हैं, मतलब कि सुस्त हो जाएगा, बेहोशी होने लगेगी। तो बीपी का लो होना भी घातक होता है, हाई होना भी घातक होता है, एक बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 100/60 हो रहा है तो समझ लीजिए 100/60 में उसको इंसान को बेहोशी मूर्छित होने लगेगा, बार बार बेहोशी आने लगेगी, ठीक है। नॉर्मल रक्तदाब कितना होता है 120/80, 120/80, ये आपको रक्तदाब याद करना है। जो नॉर्मल होता है 120/80 होता है, कितना होता है 120/80 रक्तदाब होता है। जब इससे कम होता है तो हाइपोटेंशन बोलते हैं, जब ज्यादा होता है तो हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में भी घातक है, कम में भी और ज्यादा में भी। चलो आगे चलते हैं। दूसरे आता है हृदय धमनी रोग, CAD, हृदय कार्डिक आर्टेरियल डिजीज। हृदय धमनी रोग, हृदय धमनी रोग क्या है, कह रहा है हृदय धमनी बीमारी या रोग प्रायः एथीरोकार्डियक या एथीरोसाइक्लोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय की पेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती हैं। जैसे देखो हृदय है, एक बात समझिए, ये हृदय, तो हृदय को भी तो रक्त चाहिए जी, है ना, हृदय को भी रक्त चाहिए।
तो इसमें कहता है जो हृदय को भी रक्त चाहिए क्योंकि उसको भी जिंदा रहना है, सारे अंगों को जिंदा रहना तो रक्त चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, फिर वहां पे ऊर्जा बनेगी तभी तो जिंदा रहेगा। तो हृदय को भी जिंदा रहना है तो उसको भी तो रक्त चाहिए। तो कहता है हृदय धमनी रोग सीएडी जो होता है, कार्डियक आर्टेरियल डिजीज जो होता है, वो क्या होता है, इसमें कहता है कि जिसमें हृदय पेशी को, हृदय की मसल्स को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित होती। जो हृदय तो पंपिंग करता है, नो डाउट, हृदय जो है ब्लड को पंप करता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु यहां पे कह रहा कि जो हृदय को भी तो रक्त चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी सप्लाई चाहिए। तो इसमें हृदय की जो पेशियां हैं उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो वाहिनियां प्रभावित होती है। और यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, ये कैसे होती है, जैसे हृदय की ये धमनियां हैं, सुनना, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ऐसे कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेसिव तक जमा होने लगता है, ठीक है ना, यहां पे जमा होने लगे। अब इसमें देखो बेटा जमा होने लगेगा, ऐसे देख लीजिए, ठीक है, ये है ऐसे। तो अगर कहता हूं देखो यहां पे ये जमा होने लगा, यहां पे ये जमा होने लगा, कैल्शियम, वसा, ठीक है ना, कैल्शियम, फैट, रेसे, फाइबर ये जमा होने लगा। तो रक्त जो है सप्लाई, जैसे रक्त की सप्लाई यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे रुकने लगे, फिर यहाँ से निकलेगा, है ना, तो रक्त की सप्लाई को रोकने लगेगा। तो ऊतक जमा, जिससे धमनी की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है, मतलब ये एकदम संकीर्ण हो जाती है, ब्लड कम घूम पाता है, ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं हृदय धमनी रोग, CAD, या हृदय में छेद भी बोलते, कहते हैं हृदय में छेद, समझ है ना ये। तो यहाँ पे क्या कार्य मिलता है, कैल्शियम, कितना कैल्शियम, फैट और भैया फाइबर ये सब रुकने लगते हैं हृदय के धमनियों में। तो हृदय के आगे अर्थात हृदय में ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है, ठीक है। जब उस ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है तो भैया क्या होता है कि हृदय में क्या होता है, अनियमित हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन होने लगता है, मतलब उनकी दीवारें गलने लगती है और वही कारण बनता है हार्ट अटैक का, ठीक है ना। तो दीवारें गलने लगती है और तब कोलेजन उसमें बढ़ने लगता है ब्लड में, जैसे कोलेजन बढ़ेगा वैसे हार्ट अटैक का कारण बनेगा। चलो आगे चलते हैं, दूसरी बात आ जाते हैं, हृदय सूल या एंजाइना। एंजाइना या हृदय सूल क्या होता है, सुनिए, एंजाइना या हृदय सूल कह रहा है, इसका एंजाइना पेक्टोरिस हृदय सूल या हृदय सूल पेक्टोरिस भी कहते हैं। कहते हैं ये कैसे होता है, कह रहा है हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, हृदय की पेशियों में, हृदय जो मसल्स चलता रहता है ये हमेशा चलती रहती है, तो उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंचता, तब सीने में दर्द होता है। क्या होता है, तब सीने या वक्ष भाग में दर्द होता है, जो एंजाइमा या हृदय सूल की पहचान है। अगर हृदय में दर्द होने लगा तो इसका मतलब कि हृदय में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई किसकी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, तभी वो दर्द करेगा। हृदय सूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में समान होता है। यह अवस्था रक्त बहाव से प्रभावित होता है, समझ रहे ना, जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है ना। हृदय सूल या हार्ट अटैक, इसमें क्या था, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, किसकी, ऑक्सीजन की सप्लाई। यहाँ पे मेन बात है ऑक्सीजन की सप्लाई। कह रहा कि जब देखिए जो हृदय की पेशियां वो हमेशा सिकुड़ती फैलती रहती है, भाई सिकुड़ती फैलती रहेगी तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, वो फंक्शन कर रही है। और हृदय देखो 1 महीने में बच्चे में बन करके पूरा जीवन चलता ही रहता है, जैसे चलता रहता है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आती है तो वो क्या होगा कि और तेजी से दर्द होने लगे। तो सीने में अगर दर्द हो तो समझ जाइए कि वो हार्ट अटैक का कारण बन रहा है।
और उसे हम हृदय सूल या एंजाइमा पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और तुरंत दवा ववा करा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये कहता है किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। और ये कह रहा है एक उम्र यानी वृद्धावस्था या मध्य में 30-40 साल के जो इंसान हो जाता है, 40-45 साल के, या वृद्धावस्था में देखिए अधिकांश मौत इसी से होती है। हृदय में हार्ट अटैक बोल देते हैं, हार्ट अटैक हुआ और मर गया। ठीक है, राम राम सत्य हो गया। तो ऑक्सीजन की सप्लाई है मेन, किसकी? ऑक्सीजन की सप्लाई। इसीलिए कहते हैं योगा से होगा। योगा से होगा मतलब कि योगा करना चाहिए इंसान को। सुबह उठना चाहिए, 5 बजे उठ करके अच्छे से टहलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और हार्ट अटैक से बचा जा सके। देखिए डॉक्टर सलाह देते भैया हाइपर टेंशन न लो, टेंशन ना लो, टेंशन लोगे तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी। तो इसीलिए अधिकांश देखिए सबसे बढ़िया दवा है सुबह 5 बजे उठ करके टहलना चाहिए, नो प्रॉब्लम। कोई भी देखिए दुनिया में लोग क्यों मरते हैं मतलब हार्ट अटैक से? क्यों? टेंशन लेते हैं। अच्छा बाबू ये बताओ टेंशन लेने से क्या फायदा? हमारे और आपके बस में जो चीज नहीं होती है उसी पे इंसान को टेंशन होता है, और टेंशन उसी चीज को लेकर लेता है जो उसके बस में नहीं होती। अगर उसके बस में तो कर ले तो टेंशन खत्म। तो जो हमारे बस में है ही नहीं है तो उसका टेंशन कदापि लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और वही कारण बनता है हार्ट अटैक का। तो सलाह दें अपने आसपास पड़ोस सबको सलाह दें, 5 बजे उठिए, ऑक्सीजन लीजिए, फ्री में मिलता है। वो नेचर आपको फ्री में देता है ऑक्सीजन की औकात। तो अब की बार जो है कोरोना में पता चल गया है, लेकिन फ्री नेचर दे रहा है। सुबह उठ करके पहली बार उठ करके ऑक्सीजन लीजिए और ऐसे जी। चल आगे चलते, अगला आते हैं हृदय पात, हार्ट फ्लेवर। हृदय पात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पाता है। यानी ये क्या कहता है कि ये रक्त को पूर्ति करता है। अगर ये रक्त को पूर्ति करता रहता है, हृदय का काम ये होता है। लेकिन हृदयपात या हार्ट फ्लेवर क्या होता है कि जब हृदयपात अवस्था में शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुचित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुसफुस का संकुचन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख कारण है। जैसे फुफ्फुस में लंग्स, मैंने कहा था दोहरा परिसंचरण में कि भैया हृदय से रक्त कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर हृदय में आता है, फिर शरीर में जाता है ना। तो दोहरा 2 बार घूमता है। तो कहता है कि फुफ्फुस का संकुचन हो जाना भी, अगर फेफड़ा भी संकुचित हो जाता है तो ये हृदय का बीमारी बन जाती है। तो कहता है प्रमुख है, और कहता है हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता है। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक की तरह नहीं होता है, जहां हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ति अचानक पर्याप्त हो जाने से या क्षति पहुंचती है। ये हार्ट अटैक नहीं है, कहता है ये हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है हृदयघात की तरह। हृदयघात में तो भैया बंद हो जाता है, हृदय बंद हो जाता है, क्योंकि कोलेजन बढ़ जाता है। जब कोलेजन बढ़ जाएगा तो कोलेजन बढ़ेगा तो हृदय को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है हृदयपात में, इसमें कहता है कि फेफड़ों से भी डिजीज होता है, और ये क्या करता है आपूर्ति, रक्त की आपूर्ति अचानक अपर्याप्त, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, अपर्याप्त हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से संकुचन की वजह से फेफड़ों के ज्यादा हो जाता है। तो ये बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, और इसको हम लोग कभी भी हार्ट अटैक नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह हम लोग समझे कि हृदय की कौन कौन से बीमारियां हैं और दोहरा परिसंचरण। ठीक है, सभी बात हम लोगों को यहाँ पे समझना है। हृदय में कितनी बीमारियां होती हैं, मैं सारी बीमारियों को बताया बारी बारी से कि हृदय की कौन कौन से बीमारियां होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा हार्ट अटैक वगैरह और हृदय, दिल में छेद, जो हृदय धमनी रोग जो है
ये कहता है दिल में छेद है। ये दिल में छेद होने का मतलब दिल में छेद नहीं होता है, ये धमनियों में कैल्शियम, फैट और फाइबर का जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है। ठीक है, तो आज की क्लास इतने ही रहेगी, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।